बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त की बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के एक ऐसे फ़नकार ने हमें ज्वाइन किया है जो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 6 दिहाइयों से 60 बरस हो गए, 60 बरस से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। ये बजाय ख़ुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फ़र्द के लिए, किसी भी शख्स के लिए 60 साल तक किसी भी शोबे में अपनी डिमांड को बरकरार रखना। यही बात इनकी कमिटमेंट की, इनकी सलाहियतों की सबसे बड़ी दलील है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अशरफ खान साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम। प्लीज तशरीफ। शाह जी, मैं तो लड़कों की तरह दौड़ता हुआ आ रहा था, जब आपने साल बताए तो मुझे अपनी बतीसी ढूंढनी पड़ी और यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत हुई। टोन टेम्पो भी चेंज हो जाएगी इतने साल सुन के। अब ये होगा कि सब कैसे मिजाज है आपके। ये दिल कर रहा है मेरा। नहीं, मेरी रिसर्च और इत्तला, बल्कि इत्तला क्या देख रहे हैं हम आप कब से आपको, तो गलत है क्या? साल तो शाह साहब इतने ही हुए हैं। अच्छा, इसमें वो नहीं कि एक आध साल इधर उधर हो जाए। 60 साल नहीं, आप हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको 60 बरस हो गए काम करते जी, हुए? हो गए, मगर मैं जब आया था अच्छा, तो वो वजाहत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि मैंने रेडियो से स्टार्ट लिया था, लाहौर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। ठीक है। तब मैं बच्चा था 6-7 साल का जब मैं आया था। तो वो वजाहत ज़रूरी है, वरना लगता है कि जो 30 साल का आया सी तो हुण ते 90 साल का हो गया। 90 साल का एडा सोहना जवान है। बहुत शुक्रिया। बाकी मैं भी यही सोच रही थी, सर की उम्र 80 से ज़्यादा तो नहीं लग रही। आप 17 तो नहीं बद दी? 16 और मुझे 80 का बनाया हुआ। अच्छा, नहीं आपने शायद कैलकुलेशन नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे 60 बरस ज़रूर हो गए काम करते हुए, मगर जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं 6-7 साल का। अब ये कितने हो गए? 60। माशाल्लाह बेटा, कहाँ पढ़ती रही हैं आप? 60 + 7 67। ये बात। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। वो क्यों? ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਕਢਾਤੀ। अच्छा अशरफ भाई, ये बताइए कैसा लगता है आपको कि 60 बरस का एक तवील सफ़र है और बड़ा बड़ा अच्छा काम आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर कैसा लगता है कि आज भी जो आपको मिलता है वो सबसे पहले 50-50 की बात करता है? हमने इस चुंगल से निकलने की बड़ी कोशिश की, बहुत ज़्यादा सीरियस प्ले भी बहुत सारे किए। मुझे जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है ना, सारी ज़िंदगी कॉमेडी करने के बाद वो सीरियस ड्रामे पे नया कानून, नया कानून मंटो साहब वाला ना, मंटो शर्मा साहब ने जो किया, बिल्कुल क्या प्ले था, क्या प्ले था और क्या आपकी परफॉर्मेंस थी। मंगू कोचवान जी, है ना, वाह वाह वाह। मगर मिलेंगे लोग तो कहेंगे 50-50। वो अभी भी कहते हैं। इसमें मैं तो उसमें एक्टिंग का वो लेता ही नहीं हूँ क्रेडिट। मैं तो उसका लेता हूँ जो मैं इस्माइल तारा खुदा गरी के रहमत करे और शुएब मंसूर साहब, हम तीनों सारी रात बैठते थे। 5 दिन हम लिखते थे और 2 दिन उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, हफ्ते में 7 दिन कंप्लीट। बहुत ही जान जोखम का काम था। 35 खाके लिखे जाते थे, उसमें से वो शुएब मंसूर साहब वो पकड़ते थे खाका, अशरफ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ 100 कोड़ियां का आर्डर होना चाहिए है कि लिख के देते। और यार उसकी पंच लाइन बना लो बस, बाकी तो वो ठीक है। और रद्दी चुकना ने अपना घर बना रहे हैं। 35 खाके लिखे जाते थे, 16 रिकॉर्ड होते थे, 12 या 10 ऑन एयर जाते। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, चूँकि मेरी उनसे बात भी हुई थी इस हवाले से। उन्होंने कहा था ज़रूर आप कर सकते हैं। हम जब सियासी थिएटर करते थे, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए सरदार साहब को, तो सरदार साहब के साथ हमने एक पूरी सीरीज़ की थी मुग़ल इराक़ी ना,
और जहांगीर का ख़ास तौर पे, जहांगीर की नज़र से हम जहांगीर से पहले भी जो बादशाह गुजरे उनको भी देखते थे और आने वालों को भी, जो बाद में आने थे उनको भी देखते थे। कि हमारा अदल जहांगीरी कितना अच्छा था। मैं कह तो रहा हूं कि ये भी शेयर करेंगे अभी लोगों के साथ। उदो दसेंगे जो थले नंबर चलन डे नहीं अभी बताऊँ। तो शोएब साहब की एक दिन कॉल आई मुझे ना, और बड़ी उन्होंने तारीफ़ की। तो मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा भाई हमारे लिए तो ये ऑस्कर है। और मुझे याद है उन्होंने कहा कि कोट एंड कोट उन्होंने कहा कि लगता है कि आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो मैंने उनसे कहा यही बात, मैंने कहा जी हम करते हैं इसी तरीके से, डिस्कशन भी कर लेते हैं, सब दोस्तों की राय होती है। तो उन्होंने मुझे यही बात की, उन्होंने कहा हम भी ऐसे ही किया करते हैं। मेरे जो ड्रामे में उस्ताद थे बाकायदा जिनसे हमने सीखा वो थे तारिक मेराज साहब। क्या बात, पहला मेरा जो इस्लामाबाद पहले जो प्ले जो किया था मैंने, और बहुत हमने उनसे सीखा। कि मुझे उस दिन पहले भी अंदाज़ा था, मगर शोएब साहब के कद का मुझे मज़ीद अंदाज़ा उस दिन हुआ। तो तारिक मेराज उस वक्त अपनी पीक पे थे, और उन्होंने मुझसे एक मौके पे कहा, उन्होंने कहा कि मुझे आज तक याद है, कहने लगे यार मेरे पास अगर वक्त हो ना तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं शोएब को असिस्ट करूँ। क्या बात, ये तारिक मेराज, क्या बात। क्या ऐसा है शोएब मंसूर साहब में जो बाकी सारी लॉट से मुख्तलिफ था और मुख्तलिफ है? प्रोफेशनलिज्म की इंतहा थी, और होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। ये शुरू में जब क्रोमा आया था ताज़ा, तो सुल्ताना सदीकी साहिबा, मोहसिन अली साहब और ऐसे सीनियर लोग, यार उसको शोएब को देखा कहीं, शोएब को देखा कहीं जी, वो कैंटीन की तरफ जा रहे थे, क्यों खैरियत, ज़रा देखो यार बुलाओ। वो क्रोमा कटवाना था, वो नॉइज़ वो आती थी ना, तो क्रोमा इनसे वो कटवाते थे। ठीक। तो इस बंदे का उसमें ये इतनी कमांड थी उस वक्त। और प्रोफेशनलिज्म की इंतहा ये कि जब ये सारा हो गया 6-7 साल 50-50 होता रहा वक्फे के साथ, तो आगे ड्रामा शुरू हुआ अनकही या तन्हाइयाँ था, अनकही तन्हाइयाँ गालिबन शहजाद खलील साहब का, शहजाद खलील साहब, और अनकही शोएब साहब। अनकही में वो जज्बाती थे इस्माइल तारा साहब, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहने आओ यार ज़रा शोएब से बात करते हैं। तो कमरे में चले गए, वो बैठे हुए थे सामने, जी आइए। ये 50-50 के बाद का वाक़या, ठीक है, इकट्ठे इतना काम किया, ताल्लुक बन गया, दोस्ती। तारा साहब ने बचगाना हरकत कर दी जो कि मैंने कभी भी नहीं करनी। उन्होंने कहा यार शोएब ये तो बहुत बुरी बात है यार, इतने साल हमने साथ काम किया और तुमने हमें पूछा तक नहीं इसमें। उन्होंने कहा वो जावेद शेख फलां फलां, ये रज़ाक राजू, मेरी डिमांड ये थी, आप लोग उसमें फिट नहीं हो रहे, आपने 50-50 कर लिया, वो ठीक है। मैंने कहा यार तारा यही सुनना था। मैंने कहा मैं इसको मना करता हूँ, मुझे पता होता कि ये क्या बात करेंगे। तो आपका मैं कहा सलाम है आपकी प्रोफेशनलिज्म को, आप ताल्लुकात नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं कि कौन उसमें किस जगह फिट आ रहा है। वाह वाह, क्या क्या ये जो जमालियात थी शोएब साहब की, एस्थेटिक्स जो है उनका, म्यूज़िक पे जो उनका अबूर है, कोई ख़ास बात आपको उन दिनों की जो वक्त इकट्ठे आपने गुजारा आपको याद आता हो? 50-50 तब शुरू नहीं हुआ था, शोएब साहब से बहुत पुराना ताल्लुक था मेरा। लाहौर से था ना आप लोग? लाहौर से। तो वो ये उससे पहले एक प्रोग्राम करते थे झरने, झरने, ठीक है, म्यूज़िक का था ना वो? हाँ, मोहम्मद अली शेख की, आलमगीर, ये सब उसमें आते थे। तो मेरा ज़्यादातर वक्त जो ड्रामे की रिहर्सल के बाद गुजरता था वो इनके कमरे में ही गुजरता था। तो ये लेके बैठे होते थे, बाजा खुद भी ये खुद प्ले करते, हाँ वो भी प्ले भी करते हैं। वाइटल साइंस की बेशुमार धुनें जो हैं वो शोएब साहब की बनाई हुई हैं, और लिखा हुआ तो तकरीबन सारे ही हैं। और वो जो हिट है उनका बरसात वाला भी, वो भी उन्हीं का है, लिखे हुए तो सारे। दूसरा ये गॉड फादर थे उनके, जुनैद जमशेद के साथ। जी जी। तो ये धुनें भी खुद बनाते थे। झरने में मेरा ज़्यादा वक्त, नज़र हुसैन साहब, फलां साहब, नियाज अहमद साहब, ये सारे कंपोज़र आते थे। तो वहीं गाने बनते थे। तो इनको मैं नोट किया करता था कि इतने बड़े बड़े असातिज़ा के दरमियान बैठ के भी ये कहते थे ऐसे कर लें। वो कई दफ़ा वो घूर के भी देखते थे यार इसकी ये जरूरत, हाँ वही कर रहे हैं, वही कर रहा हूँ मैं, वही कर। तो ये उसमें भी छेड़छाड़ करते थे। तो ये सेंस थी म्यूज़िक की, और म्यूज़िक में भी उन्होंने कमाल क्या किया। बात है, क्या था नहीं, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, जो शोज उन्होंने किए, फिर फिल्म जो उन्होंने की। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? क्या कहना।
एक एकेडमी का नाम है, मैं समझता हूँ जी बिल्कुल, एक स्कूल है। 13 कैमरे उन्होंने कटिंग की, 13 कैमरों की। पीटीवी का छठा जो अवार्ड था इस्लामाबाद में, वो बड़ा मुश्किल काम, 13 कैमरों की कटिंग आप प्रॉपर कर रहे हो। तो वहाँ भी बड़े बड़े असातिज़ा ने कहा यार ये लड़का क्या है यार ये। और आप देखिए कि उसके जो स्किट्स थे उसमें जो पोइट्री थी वो आज तक लोगों को याद है, आज तक लोगों को। क्या नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं बेशुमार हसीन यादों के साथ। हमारे साथ मौजूद है अशरफ खान साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। तो अब अशरफ भाई, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है ब्रेथलेस 2020। आर यू रेडी? यस, ग्रेट। नया कानून या 50-50? नया कानून। 50-50 को भूल जाना चाहते हैं? नहीं, 50-50 तो माशाल्लाह हो गया 6-7 साल। ये सिंगल प्ले चूँकि लॉन्ग प्ले था, तो इसलिए इस पे मेहनत भी बड़ी शदीद हुई। ये 27 दिन में रिकॉर्ड हुआ था। 90 मिनट का ड्रामा और ऑन एयर गया था ये 40 मिनट, 45 निस्फ सदी का किस्सा उसमें ये चला था। तो वो फिर वही याद आता है, इसलिए मैंने 50-50 की अपनी जगह है। समझ साहब के साथ आपका एक ही काम है? जी, मैं उस ज़माने में मैं बाहर था मुल्क से। तो मुझे मेरे घर से बताया गया कि जी पीटीवी से शर्मा साहब का फ़ोन आता है बाहर। तो मैंने घर वालों से पूछा कि कोई नंबर छोड़ा, नंबर भी मेरे पास। मैंने कहा, उन्होंने कहा जी को कहते हैं पीटीवी फ़ोन कर लें। मैंने पीटीवी फ़ोन किया तो मैंने कहा यार वो शर्मा साहब बैठे हुए, जी बैठे हुए हैं, उनकी रिहर्सल हो रही है। तो वो पहले इसमें कास्ट इसकी हो चुकी हुई थी। ये कैरेक्टर छोड़ा हुआ था। अच्छा, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना सीरियस आदमी कि मुझसे क्या करवाएंगे वो। मैंने कहा शर्मा साहब कैसे मजाक, ओ यार तू बैठ ही गया, वो किथे है वो किस तरीक ਨੂੰ ਆਉਣਾ? मैं क्या 18 ਨੂੰ मेरी सीट है 18 ਦੀ। ਉਹ यार ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਕਰਾ। मैं क्या खैर है, मैं कुछ सीन ने ਜਿਹੜੇ मैं ਇੱਥੇ करने ने बाग की शालीमार बाग च ना, तो वो कोई गल नहीं हुई कैरेक्टर की है की नहीं, एक कॉन्फिडेंस इतना उनको कि करे ही करे, ये करेगा। तो मैं भी चुप हो गया। मैं क्या जी मैं करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं आ जाता हूँ। मैं खैर डिगदा टटदा पहुँच गया, कमरे में गया तो वही हुआ। बाबू जी तुसी पढ़िया है अफसाना? मैं क्या जी सुनिया तो होया, पढ़िया नहीं मैं पूरा। तो एक फ्रीडम फाइटर है, ये है वो है और फलाना, और ये तुसी करना है। मैं कहा हुक्म दे दिया आपने, फैसला सुना के कलम तोड़ दिया जी, करना है। मैनू एहो ही चाहिए बंदा, कोई एडा खूबसूरत भी नहीं चाहिए, मैनू चाहिए एक बेवकूफ जो तो वो है कोचवान। मैं क्या बेवकूफ लग रहे हैं शक्ल तो? नहीं, मेरी भोले अवाम की नुमाइंदगी करता है ना वो शख्स, मंगू कोचवान जो है जी, जो ये समझते हैं कि कानून अगर बना है तो गालिबन उसका दुनिया बदल जाएगी। यही होता है। वो दो बंदों की गुफ्तगू सुनता है टांगे में बैठ के। वो कहते हैं पहली को देखना क्या होता है, तो वो कान डाल के वहाँ सुनता है और पक्का हो जाता है कि पहली को क्या होना है। वो एंड पे वही होता है जो पहले अंग्रेज उसके टांगे में बैठता है ना, कहता है हे चलो हमको लेके चलो, वो कहता जी साहब। तो उतर के उसकी जरूरत नहीं होती कि उस अंग्रेज से पैसा मांग ले किराए का, तो वो चुप कर जाता है उसको देख के। एंड में जब वो होता है ना कि जी आज पहली तारीख आ गई है, तो पगड़ी वगड़ी रंगवाता है। आधा प्ले पौना प्ले ब्लैक एंड वाइट एकदम से आपने देखा चेंज होता है अच्छी तरह। यस, जब वो पगड़ी पहली तारीख आने लगती है उस रात इतना सिंबॉलिक इफेक्ट था उस वक्त जब वो चला कि उसको लगा कि उसकी दुनिया रंगीन हो गई है। एक वहाँ से गुलामी से आज़ादी की तरफ जब आई है तो गुलामी का अंधेरा या ब्लैक एंड वाइट का एक तासुर, और फिर उसे लगा कि आज़ादी जो है या नया कानून जो है वो उसने कलर्स लेके आया उसकी ज़िंदगी। केसरी रंग की वो रंगवाता है। यस, और बच्चों के सहाने मिठाई रखता है, और वो बड़ा खुश है कि आज बाहर निकलता टांगा लेके तो देखता कि वही झंडे लगे हुए हैं, और वो कहता है ये गए नहीं अभी तक, आज पहली तारीख भी आ गई है, ये तो अभी भी यहीं घूम रहे हैं। वो वही फिर एक जगह मिल जाता है, हे चलो हमको लेके चलो। तो कहता किधर साहब बहादुर? कहता तुम रोज़ पूछता, जहाँ हम जाता उधर लेके चलो। तो वो लेके चला जाता। उतर के पहली तारीख है
तो कहता किराया साहब बहादुर। तो कहता इडियट, किराया मांगता है हमसे? तो वो छड़ी पकड़ के मारने लगता तो ये पकड़ लेता, ये उसको वहाँ धोता है अच्छी तरह, तो उसकी ऐनक वैनक हेड वो गिर गया, पुलिस आ जाती है, तो कहता अरेस्ट हिम। तो मैं कहता पकड़ो यार इसको, ये अभी तक हमारे मुल्क पे कब्जा करके बैठा हुआ, ये जा नहीं रहे इसको। कहता है क्या बात है, तो पागल तो नहीं हो गया? वो कहता आज 1 तारीख है, तो 1 अप्रैल का वो था। वो कहते तुम्हें किसी ने फूल बनाया, ये आज 1 तारीख तो है। वो कहता आज तो नया कानून आ गया। वो कहता कानून वही है जो सदियों से चला आ रहा है और इसने आगे भी चलते रहना है इसी तरह। वो पकड़ते हैं, हथकड़ी लगाते हैं। वो मुझे गिरवाया था उन्होंने, पक्की सीढ़ियाँ थी, एक नीचे वो तय खाना सा था, उसकी सीढ़ियाँ थी जो थाना दिखाया गया था, उसकी पहली सीढ़ी पे वो मारते हैं उसको, तो वो मैं क्या हड्डियाँ, मैं क्या नहीं वो तो अपनी बाजू के सहारे पे आना ना, टेक्निक से आना। मैं क्या दूर खलो के दसना जिहड़ा हुंदा ना वो होर हुंदा है, आना जिहड़ा वो पता लगेगा कि किस तरह आना है। वो रोल हो गया तो उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा चल भाई, उन्होंने भी सचमुच धक्का दे दिया। एक होता ना कि चलो माइम कर रहे हैं, नहीं बस उन सीढ़ियों से मैं नीचे तक आया तो रगड़े तो लग गई मुझे, गोनियों पे भी पक्की सीढ़ियाँ थी सीमेंटेड। नीचे आके जब मैं गिरता हूँ तो वो मैं सिर्फ आज यूँ करके देखता हूँ ट्रैक्टर की तरफ, वो जो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है वहाँ से सीन, वो पगड़ी वगड़ी के रंग हो जाते हैं। ये एंड था उसका। क्या कहने जी मंटो साहब के, क्या कहने सादत हसन मंटो के, और क्या कहने उन लोगों के सरमे साहब समेत जिन्होंने सादत साहब के काम को टेलीविजन पे या फिल्म पे पेश किया। और ऑफ कोर्स आपका भी बहुत आपको वक्त मिले नाज़रीन तो यूट्यूब पे वो अवेलेबल होगा, ज़रूर देखिएगा, वरना अफसाना तो मौजूद ही है। आप देखिए, आपको अपना अपना सा लगेगा, आपको लगेगा जो कुछ अवाम पे बीतती है वही कुछ मंगू कोचवान पे भी बीत रही थी। फिल्म, थिएटर या ड्रामा? थिएटर। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम? यस, पसंद है आपको? कई कबाहतों से बच जाते हैं आप। ये जो अकेले अकेले लाइफ गुजारनी होती तो वो बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन बड़ी होती है उसमें, और बीवी भी, और वो होता है कि नहीं वो होना चाहिए अलग, वो हमारा होना चाहिए। लेकिन जो दुख दर्द नहीं, वो अलग हो के सारे ज्वाइंट हिल जाते हैं ना बंदे के। हाँ, फिर उसे समझ आती है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ठीक, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जैसा कोई सिस्टम है ही। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि थोड़ी सी प्राइवेसी भी चाहिए होती है, वो तो मिल जाती है, क्यों नहीं मिलती? बंदा होना चाहिए जंट किस्म का, तो वो जाहिर है वो तो निकाल लेते हैं ना। छत पे चले गए, बोतल पीने चले गए, रावी के पुल पे चले गए, शालीमार गार्डन चले गए, कहीं भी चले गए, तो वो वीज़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। और ना उन्होंने कहना कहाँ लेके जा रहे हो। भटूरे पसंद है, वाह। वेजिटेरियन, बर्फ वाला गोला, वाह। तन्हाई? मैं बर्फ वाला गोला। मैं मेरी तन्हाई और बर्फ वाला गोला। मैं अभी अक्सर ये बातें करते हैं। फैसलाबाद गया हुआ था, वहाँ के गोले बड़े मशहूर हैं, तो मेरी बेटी वहाँ ब्याही हुई है फैसलाबाद में, तो मैं एक ही फरमाइश करता हूँ उससे, मैंने कहा बेटा जाना है वो गोला खाने जाना, तो अभी नामुराद लौटा हूँ, मैं नहीं खा सका इस बार। अब मुझे जल्दी निकलना था लाहौर, तो मैंने कहा बेटा गोला, उन्होंने कहा बड़ी देर लग जाएगी, वहाँ जाना है फिर आना है, तो मैं गोला तो बड़े शौक से खाता हूँ। शौक से खाते हैं आप? बुनियादी तौर पे अंदरून लाहौर के हैं? जी, मैं उसे सेमी अंदरून लाहौर कहा जा सकता है। किला गुजर सिंह और ये टैगोर पार्क और ये जो जाग लगी हुई है ना कॉमेडी की और उसकी इसकी, वो मुनव्वर ज़रीफ साहब और हम पड़ोसी करीबी, मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ। अच्छा। बड़े ज़रीफ साहब का जो बेटा था ना आरिफ जावेद, खुदा उसे गरीक रहमत करे, प्रिवेंटिव ऑफिसर था कस्टम में, तो वो मेरा क्लास फेलो था। तो उस घर में जाना वाना, उस वहाँ का तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी जुगत करते थे। जो दादी अम्मा थी हमारी, खुदा गरीक के रहमत करे, मुनव्वर साहब की वालदा, ठीक है, वो बाहर किसी ने अगर घंटी बजा दी जोर से, तो वो कहती थी वे काका वे बाहर वेख वे कौन है जड़ा घंटी से बह गया है। और क्या क्या आपको, बड़ी तो कमाल बात आपने शेयर की मुनव्वर साहब के हवाले से, और बात आपको याद आती है जो लोगों के इल्म में ना हो पहले? मुनव्वर साहब को मिल के
दुनिया का हर बंदा एक्टर से मिलते हैं ना, भाईजान थोड़े ड्रामे देखे यार, वो भी खुश हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है। मुनव्वर साहब को देख के लोग 99% मायूस होते थे। अच्छा, क्योंकि वो अटकेलियां नहीं करते थे। अच्छा ठीक है। वो बिल्कुल जी अच्छा संजीदा मिजाज होते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि जब वहाँ कैमरा ऑन होता क्या था बात है। फिर मुनव्वर साहब पकड़ाई नहीं देते। मुनव्वर साहब दयालु बहुत थे, अच्छा, यानी वो मदद लोगों की जो करते थे वो भी एक क्वालिटी थी एक्स्ट्रा। बहुत सारे मशकूक से लोग हम देखते थे आए हुए, एक फैमिली बैठी हुई है, तो मुनव्वर साहब कहते हैं चलो यार तुझे की तमाशा लाया है, जाओ अंदर जाओ, तो हम अंदर चले जाते थे। फिर अंदर से हम देखते थे ये कौन लोग हैं, नए लोग हैं, कोई पूरी फैमिली है, ये बच्चे भी 3-4 बैठे हुए हैं, मियाँ बीवी बाबा और माई बैठे हुए हैं, तो वो चुपके से जाके वो करते थे कि ये अच्छा, ख्याल रखते थे कि लोगों की खूबी यार थी। ये कितनी अच्छी बात है। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल में मिज़ाह में जितना उरूज पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों ने देखा है, इसमें कोई शक नहीं। आज भी जो लोग हैं उनका भी बड़ा नाम है, मगर मैंने देखा कि आज भी जो लोग हैं वो भी जिक्र मुनव्वर ज़रीफ साहब उन्हीं का करते। उमर शरीफ साहब को भी, मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है, उन्होंने भी कई बार जिक्र उन किया। जैसी टाइमिंग किसी के पास नहीं थी, वो लाजवाब कर देती थी सामने वालों को। एक फिल्म थी भरिया मेला, उसमें ये मुलाजिम बने हुए थे अकमल साहब, तो रंगीला साहब दर्जी बने हुए थे गांव में बैठे हुए, तो अब ये उनके मुलाजिम हैं अकमल साहब के, तो उनसे जाके कह रहे हैं ओए तू इत्थे कोई भाई ते नहीं वेख्या? वो कहता भाई ते इथों कई नंगे ने, तू किहड़े भाई की गल कर रहा है? कहता मैं तेनों निशानियां दसना होदियां। ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ऑन एयर पता चला कि इन्होंने अचानक कर दिया, इम्प्रोवाइज किया जी। कहते हैं उच्चा लम्मा कद बिल्कुल मेरे वर्गा, एडी मोटी अख बिल्कुल मेरे वर्गी, गोरा चिट्टा रंग बिल्कुल मेरे वर्गा, नाल एक भैड़ा नौकर बिल्कुल तेरे वर्गा। हाँ मोटी अख बिल्कुल मेरे वर्गी, गोरा चिट्टा रंग बिल्कुल मेरे वर्गा, नाल रखदा नौकर बिल्कुल तेरे वर्गा। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। बेशुमार यादों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अशरफ खान साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। सही जी, अशरफ साहब, अगर घर में भाभी जी से लड़ाई हो जाए तो उनको मनाने के लिए आपकी कॉमेडी काम आती है, रोमांटिक गाना गाते हैं, या फिर सीरियस रोल करते हैं? कर ला जी, बहुत सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि कॉमेडी करेंगे तो मार खाने का वो होता है कुछ कि जी वो माइंड ना कर जाए कि ये क्या कर रहा है, तो बहुत सीरियस होके कुछ बल्कि ऐसे तासुरात किए जाते हैं कि उनको तरस आने लग जाए, तो फिर लड़ाई ख़त्म होती है। जी अशरफ साहब, 50-50 का कोई मज़ेदार सा क्लिप जो आपको अभी भी याद हो, और कोई मज़ेदार सा वाक़या 50-50 का, वो भी सुना दें। Keep on speaking here, Rano. Just you shut up. ये तो आप shut up वे। Just you shut up. वे तू आप शट अप वे। और वाकया उसका ये कि एक गाना मैं पिक्चराइज होता था मेहदी हसन साहब का मुझ पे, उसकी अस्थाई, तो वो उस पर क्लिफ्टन जाना था हमने, तो वहाँ जाके वो होना था मेरा गाना, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी। तो जब वहाँ पहुँचे हम, तो भैंस भी टंगी हुई उसमें गाड़ी में, मैं भी पहुंचा हुआ, तो वहां से रास्ते में खबर मिल गई कि जी 144 लग गई क्लिफ्टन पे। अब वहाँ शूटिंग, शहर चुताड़ी लग गई है। वो जो बड़ा ही फुर्तीला था हमारा जो रैकी वाला था, उसने हाँ सर जी छोड़ दीजिए मसले को, भाई अब हमारे साथ चलिए हम बताएंगे। अब अच्छा भाई, उसकी बात पे यकीन कर लिया लोगों ने। वो चल पड़ी गाड़ियाँ, तो वो हमें फेडरल बी एरिया ले गया। तो रोमांटिक तरीन गाना है ये, तेरे भीगे बदन की खुशबू से, होना ये भैंस के साथ था। तो वहाँ जाके तो वो एक नदी थी जिसमें तमाम तर कराची वालों की कोताहियाँ गलतियाँ उसमें बहती हुई आती थी। उसके पास खड़ा होना मुश्किल हो गया, मगर फ़न की खातिर कुर्बानी देनी थी और इस बच्चे की भी तसल्ली हो जाएगी कि क्या क्या करना था। 40 साल के बाद एक सवाल मुझसे पूछा जाएगा। जी जी,
वो उस नदी में, अब वो कह रहे हैं कि उतरे यार आप, टाइम जा रहा है, वो लाइट जा रही है, डे लाइट जा रही थी, तो मैं उस पानी में उतर गया। उस गलाजत में उतरना पड़ा आपको? जनाब मैं क्या करता, क्योंकि और कोई जगह मिल नहीं रही थी। अब मैंने वही पानी उड़ाना शुरू किया स्लो मोशन में, वो उड़ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, और भैंस भी आगे से कह रही है तो ये एक फरिश्ता था जिसकी आवाज़ आई नदी किनारे से, अच्छा भाई जब ये हो जाए तो हमारे यहाँ तशरीफ लाइएगा। मैंने कहा वहाँ क्या होगा? अरे आप आए तो। उसने नहलाया मुझे जाके और अपने कपड़े दिलवाए। हाँ बेटा आपकी तसल्ली हो गई। वैसे सर क्या परफॉर्मेंस की आपकी? अगर उस गाने की आज याद ताज़ा करने, थोड़ी सी परफॉर्मेंस आप हमारे लिए कर दें। भाई मैं तो हाजिर हूँ हर तरह से, यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन क्या करूँ माहौल नहीं है। वो भैंस ही नहीं है, भैंस हो तो उसके साथ मैं गाना दिखाता। मैं मर गई अशरफ साहब, मैं जीवनी आज तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश। अच्छा इतनी खूंखार भैंस मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। वो भैंस नहीं लग रही, वो मुअन्नस वो लग रहा है, मुज़क्कर लग रहा है। संडा यू मीन टू से? संडा भी जो गंडा था। अरे वो जो टोटना खा लेना। आपने ये फरमाइश जरूर करनी जी। अशरफ साहब आपने 50-50 में बहुत से रोमांटिक सॉन्ग्स किए हैं, यहाँ तक कि आपने भैंस के साथ भी रोमांटिक सॉन्ग किया था। ये बताएं क्या आप आज भी इतने रोमांटिक हैं? जी अभी इन्होंने देख भी लिया कि भैंस के साथ कैसे गाना हो रहा है। कौन बंदा ऐसा होता है जो रोमांटिक नहीं होता? वाह। वो पागल होता है या गलत बयान ही करता है कि मैं नहीं हूँ। हर बंदे के अंदर अल्लाह ने ये रखी हुई है। वाह। तो आप कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं? जी मौके की मुनासबत से। अच्छा अगर सामने वाला कह रहा है कि हाँ भी करो इजहार तो कर दो, वो ना चपेड़ खा के वापस आ जाए। नहीं तो यानी कि बेगम साहबा के अलावा भी इजहार करते हैं आप? जी कहीं आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। आप तो बाकायदा घबरा गए। घबरा तो जाता ही है बंदा, इतना करते हुए नहीं घबराता कि किसी दूसरी जगह, जितना उसका खबर पहुंचने पे घबराता। वैसे कभी ऐसी भी खबर पहुंची है घर तक? बड़ी खबरें पहुंचती रहती हैं, मगर वो अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने वो डाउट कभी नहीं किया मुझ पे। वो कहती वो ऐसे नहीं है, आप जो मर्जी कहते रहें, वो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये आप बिल्ड करें इसको कि ये उन पे ये धाक बैठी रहे कि ये ऐसे नहीं। लेकिन जी इस शो के बाद वो कॉन्फिडेंस शैटर होने वाला है। जी पता नहीं क्या क्या होने वाला है। नहीं वैसे ना आप तो बड़े आज भी वजी हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जवानी की अपनी यानी कि एक ग्लो होती है, एक हुस्न होता है। बहुत सारे लोग आप पे फिदा रहे होंगे। जी बेशुमार। लेकिन ये है कि आप अपना जो है ना वो सिस्टम अलग रखें कि भाई हर जगह नहीं वो अच्छा लगता। अच्छा। कोई किसी जगह आपको को अच्छा लगा बंदा तो आप कह दे। अच्छा। कंजूसी ना करें कि भाई आप अच्छे नहीं हो। किस किस से आपने कहा जिंदगी? जी मैं अब याद नहीं है। गिनतियाँ भूल गई हैं। किस किस को कह बैठे कि कहीं बेख्याली में, कहीं दानिस्ता, कहीं नादानिस्ता, तो निकल जाता है मुँह से। अच्छा तो कहीं ऐसा हुआ कि आपने इजहार किया किसी से कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, और उसने भी कहा कि हाँ आप भी बहुत अच्छे हैं? जी उन्होंने कहा तो फिर वो मेरे घर आ गई ना। अच्छा वो वहीं कहा था। ये एक ही बार हुआ? एक ही बार, वो बाकी तो एवं वही होता है कि मुंह से निकल गया, पकड़े गए तो मुंह से निकल गया। तो शादी आपकी जो है वो मोहब्बत की है? हाँ। अच्छा वेरी गुड। और पहले इजहार आपने किया था और फिर फौरन हाँ हो गई? जी जी वो फिर जालिम समाज नहीं और अरेंज इकट्ठी।
अच्छा अच्छा अच्छा, जालिम समाज नहीं आया नहीं, बीच में? जालिम समाज कोई नहीं आया। अच्छा, ना मैं आउन देता है विच। अच्छा। और उस वक्त आप 50-50 कर रहे थे, कर चुके थे? 50-50 के बाद का वाकया ये, तब तो गाने जो रोमांटिक थे वो शादी के बाद हो सकते थे, जितना हकीकत के करीब में गाना पिक्चराइज करवाता था। लेकिन करवाते तो भैंस के साथ थे ना? एक भैंस हो गई कि हर दफा तो भैंस नहीं होती। हटो परे, 24 घंटे वही मुराद बने रहते हो। तो भाभी ने कभी जिंदगी में आप पे शक नहीं किया? लोग होते हैं ना कि वो मेरा स्टेज प्ले देखने आई तो हमारे शरारती स्टेज वाले, भाभी जी जरा खिंच के रखो। वो उन्हें कहा क्यों, की हो गया? भाभी जी बस समझ जाओ। उन्हें कहा मैं समझ गई हुई हैं, कोई ऐसी गल नहीं। तो वो बहुत ही मेरा साथ देती। देखो ना हुण भी कैसियां लालियां भख रही हैं। बेटा हुण वो लालियां कित्थे रह गई हैं, हुण सिर्फ कालियां रह गई, वो भी घर जा। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अशरफ भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट? माँ बाप की जितनी खिदमत आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। और वो लम्हा मुझे भूलता नहीं है कि जब वो मैं बच्चों की कटिंग कराने गया हुआ था तो उस दिन उनकी तबीयत खासी ख़राब थी। तो मैं सिर्फ ये मुझे पछतावा है कि मैं, उन्होंने कहा कित्थे चले हैं? मैं कहा माँ जी इन्हों दी कटिंगां कराउण जा रहे हैं मैं। तो उन्होंने कहा बैठ जांदा। वो एक होता है कि बैठ जाओ, कोई बातें करो। मुझे नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। मैं बच्चों को लेके चल पड़ा। अब वो मैं जब उनकी एक की कटिंग हो गई, दूसरे की हो रही थी, कि फ़ोन आया घर से कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं कहा की होया? वो जी साह ज़रा उखड़ रहा। मैं कहा हुणे तो ठीक ठाक छड़ के आया मैं। उन्होंने कहा नहीं किसी को लेके आया। मैं भागम भाग, मैं कहा यार करो इन्हों की कटिंग करो, मैं आना। मैं यहीं करीबी हॉस्पिटल था, मैं वहाँ गया। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब घर जाना, ज़रा देखना क्या हुआ। मैंने कहा माँ जी अच्छी खासी छोड़ के आया। कोई बीमारी ऐसी सीरियस बीमारी नहीं थी उनको, कि जो होता है ना 2 साल से बीमार पड़ी हुई हैं या 1.5-2। वो डॉक्टर साहब साथ मेरे आए। तो मैंने कहा वो सांस का मसला हो रहा है। तो वो कहने का सिलेंडर रख लें। मैंने कहा आप बेहतर समझते हैं। वो रख के ले आए। दुनिया में हमने बहुत से एक्शन रिएक्शन देखे होंगे, वो चेहरा मुझे भूलता नहीं है। डॉक्टर ने वो मास्क लगाया उनको और वो चलाया, कुछ सिलेंडर था गैस के लिए। अब मैं खड़ा देख रहा हूँ, आवाज़ें भी दे रहे हैं माँ जी माँ जी। वो बेसुध पड़ी हुई हैं, जवाब नहीं दे रही, बोल ही नहीं रही। तो डॉक्टर ने यूँ चेक करने के बाद ऐसे मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहा कि मेरी तो चीखें निकल गई। मैं कहा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? कह रहा सॉरी अशरफ साहब, वो जा चुकी थी। मुझे वो लम्हा नहीं भूलता जब वो कह रही थी चले हैं। मैं कहा हुणे आया, मैं इन्हों की कटिंग करवा आवा, बह जा। मैं कहा आके बैठना। मैं वो आके बैठना ही नसीब नहीं हुआ। तो आपको अफसोस होता है कि काश में बैठ जाता। बैठ जाता। माँ जैसी नेमत है ही नहीं दुनिया में कोई। एक 70-75 साल का बाबा था। मैं एक तदफीन में गया हुआ था किसी की, उनकी वालदा की डेथ हो गई थी। वो भी बड़ी बुजुर्ग थी, तो वो बड़ा ही एक्टिव था। ओए उन्होंने बुलाओ, उन्होंने लेके आओ, उन्होंने कहा वो आया फलाना आया, ये हुआ वो हुआ। तो मैं उसकी हिम्मत को दाद दे रहा था। यार बंदे की वालदा फौत हो गई है, ये मेरी वालदा से पहले का वाक़या है। तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, ये वो सब कुछ हो गया। मिट्टी पड़ गई जब वो ऊपर वो फूलों का वो डाल रहे थे।
तो खड़ा सीधा खड़ा गरम करके गिरा, और एक बच्चा रो रहा होता ना, जैसे को 2-2.5 साल का बच्चा उन हिचकियों से रो रहा था। मैंने कहा अब इसकी हिम्मत जवाब देगी। ये सारा दिन तो बड़े हौसले से ये करता रहा। तो बस मुझे आपकी बात से याद आ गया इस वाक़े से, तेरे जाते ही ज़मी बोस हुए यार मेरे, तेरे जाते ही ज़मी बोस हुए यार मेरे, ऐसे लगते तो नहीं थे दरो दीवार मेरे। कोई गिल्ट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में जिस पे ज़मीर मलामत करता हो कि यार ये अशरफ मुझसे ठीक नहीं हुआ था? गलती यही होती है कि आपने किसी को दुखी कर दिया। हक तो हमने कभी आज तक मारा नहीं किसी का, क्योंकि हमारा अपना असल हक नहीं हमें मिलता, तो हम किसी का क्या मारेंगे। एक्सरे दिखा के अपने पैसे लड़े पैदे, बड़ी सख्त मेरी तबीयत, बड़ी सख्त, वो हो जाता कुछ तो 85 इस तरह से लड़ने से किसी का हक किस तरह मार सकने। वेरी सैड। यकीन करें, ये हमारे अपना ही हक लेना अजाब हुआ होता है। अलमिया है ये हमारी ट्रेड। ये फरमाइए कि फेवरेट मेमोरी आपकी? इस वक्त तो कोई याद नहीं आ रही। मैंने लग रहा है याद आ रहा है, पर तुझे शेयर नहीं करना। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि फिर वो प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा खान साहब, जब आदमी स्ट्रगल के दौर में होता है, अभी जब आप कामयाब नहीं हुए होते तो लोग बड़े बाज़-औक़ात ताने मेने मारते हैं ना कि ओहो होना अदाकार बनेगा, ओहो हुन फलाना काम करेगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो याद रह गई हो आज तक, यार उस बात ने बड़ी तकलीफ़ दी अशरफ खान साहब? मैं आपको एक आज कॉज बता दूं मेरे कराची जाने का। वो यही था कि इसको यहाँ से निकालो। आपको पता है कि हमारा जो कारोबार है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, वो कराची में हेड ऑफिस था। मुझे यहाँ से दलदल से निकाला गया था कि किन्ना च वड़ गया यार, यदि चित्राल करो, यदि टिंड करो, इन उत्थे भेजो। उनको नहीं पता था कि जो शोहरत कराची में लिखी गई है मेरी किस्मत में, वो लाहौर में नहीं मिल रही थी। यहाँ मैंने वही 2-4 चीदा ड्रामे किए थे, फिर स्टेज करता था। वहाँ जाके तो मैंने बग़ैर किसी वाकफियत के खिड़की में मुंह डाल दिया कराची टीवी की, जाते हुए कि यार टीवी स्टेशन है यार। कराची के टीवी स्टेशन का पता भी नहीं था। तो मैंने गेट में, उस वक्त बड़ी सख्ती होती थी, वो अभी भी होती है, चिट बन के आती थी +1। हाँ, मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। भाई मैं लाहौर से आया हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने आप को अपने तई में आर्टिस्ट था, उनकी नज़र में नहीं था। उस वक्त कराची का ड्रामा अलग चलता था, लाहौर का ड्रामा अलग चलता था, ये उस पर नेटवर्क पे नहीं थे। तो मेरी निज़ामुद्दीन दी बैठक, मेरा हम लोग, मेरा ये, उनको क्या पता क्या है। मैंने कहा किसी प्रोड्यूसर से मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा, कोई भला आदमी था या उसको शायद तरस आ गया मेरी शक्ल देख के, कहते 1 सेकंड। तो उसने यूं करके घुमाया, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर ये लाहौर से कोई आर्टिस्ट आए हैं, अशरफ खान है, ये कह रहे हैं मिल रहा है। तो मैंने आप ही से, मैंने कहा जी जी मैं भिजवाता हूँ सर। ओके सर। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मोहसिन अली थे अंदर बैठे हुए, जो अभी आपने बताया कि शुएब मंसूर के उस्ताद है मोहतरम। गिरता पड़ता हुआ मैं उस कमरे में पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि उस वक्त 26 इंच की कमर होती थी, फ्लैपर पैंटें होती थी, डबल डेकर बूट होते थे। तो उन्होंने देखा ये कलमें लंबी, ये कुल्हाड़ा मार का। तो सर से पाँव तक देखा उन्होंने, तो बैठे क्या किया लाहौर से? मैंने कहा जी हम लोग निज़ामुद्दीन दी बैठक फलाना। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था उस पर कि जैसे इन्होंने हिफ्ज़ कर रखी होंगी। वो अजनबियत उनके लहजे में भी और आँखों में भी। अच्छा ये वहाँ के वो होंगे ना, तो यहाँ आप, मैं कहा अभी तो मैं आया ही हूँ। अच्छा 1 मिनट आप बैठे। अकेले थे कमरे में। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो साथ वाला कमरा था, वो भी PTV की महान डायरेक्टर प्रोड्यूसर शीरीं अजीम, हाँ, उनका साथ का कमरा था और ड्रामा चल रहा था अंकल उर्फी। वो वापस आए कर, आइए आप आइए। अरे भाई मुझे पकड़ा हाथ से उन्होंने और उस कमरे में बिल्कुल खड़ा कर दिया जाके मुझे। जमशेद अंसारी साहब, खुदा गरी के रहमत करे,
कुर्बान जिलानी साहब, शकील साहब, शैला अहमद साहबा, अक्का बुआ, खाला खुर्शीद मिर्ज़ा, और मैं गिड़गिड़ दम्बा जिनको देख रहे हैं हम, वो सामने मेरे बैठे हुए हैं। मेरे तो टांगें टकराने शुरू हो गए। तो एक बंदा आज भी मुझे याद है, खुदा उसे ग़रीक़ रहमत करे, उन्होंने अपनी कुर्सियाँ पूरी थी, रिहर्सल हो रही थी, तो उन्होंने यूं होके कहा इधर आ जाइए, वो जमशेद अंसारी। मैं यहाँ बैठ गया साथ, उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने कहा ये 19 नंबर सफ़ा पढ़िए ज़रा। मैंने निकाला वो 19 नंबर सफ़ा, क्योंकि सिलेक्शन हो गई, हाथ पैर फूल गए। मेरे एक चीज़ काम आ गई जो यहाँ की हुई थी। उससे पहले जुमले जो थे वो जमशेद अंसारी साहब के थे। चक्कू है मेरे पास ये है वो है, उनके साथ सीन था। तुर्की टोपी पहनते थे, टोपी तुर्की वो फुमने वाली। चाकू रखता हूँ अपने पास। जब वो पे तो वो मुझे देख रही हैं शीरीं अजीम कि बोल नहीं रहा, तो मैं अपने बोलने से पहले मैंने कहा क्यों दीजिएगा, क्यों 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 क्यों। उन्होंने कहा हाँ, अरे चक्कू है मेरे पास, आप समझ रहे मेरी बात को, मैं यूँ करके मैं यूँ कर दूँ। वो लकड़ी के साथ लोहा भी तैर गया पानी में। पहले सीन ही जमशेद अंसारी साहब के, और वो सुपर हिट था उस वक्त, अंकल उर्फी। वो मेरा पहला ड्रामा था कराची टीवी पे। आसिफ, कोई ऐसी आदत जो आप अपनी तब्दील करना चाहते हो? सिगरेट पीता होता था, वो बहुत बुरी आदत थी, घर में नहीं पी सकता था मैं, बच्चा छोटा, और वो बाहर जाके पिए। अब तो वो ऐसे लगता था कि यार ये नफरत कर रहे हैं मुझसे। तो फिर मैंने सन 2000 में वो पकड़ के, तो वो जो सिगरेट की पैकेट और होल्डर से पिया करता था, वो सारे की कौन लेगा, छोड़ दी। वो छोड़ दी। लेकिन उससे मजबूरन चढ़ी ना खासा। विल पावर भी होनी चाहिए ना कि तो आपने आर्जे के बाद, आर्जा बाद में हुआ। अच्छा, आर्जे से पहले छोड़ चुका था। तो दाद कबूल की। हाँ, वेरी गुड। सबसे अच्छी आदत आपको अपनी क्या लगती? मेरी ये है कि मैं एतमाद कर लेता हूँ हर बंदे पे। अच्छा, कितनी मरतबा इस एतमाद ने आपको नुकसान दिया? 20 बार। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी नहीं टलता। उन 20 बार में सबसे ज़्यादा तकलीफ किस नुकसान ने दी? मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बार हुई कि मेरा एक शागिर्द ख़ास जो अब बहुत दावा अभी भी करता है कि मुझे उन्होंने उंगली पकड़ के चलाया, मैं वो उसको लेके जाके मैंने इंट्रोड्यूस करवाया चैनल्स के मालिकों से इधर उधर के, भाई देखिए कमाल है ये सब जानते हैं उसको। तो वो हो गई बात। मुझे कहा समीना अहमद साहबा ने कि तुम उसकी उंगली पकड़ के लिए फिरते हो, वो कह रहा है कि आप उनको इस तरह बुक करती हैं, लेते हैं, उनसे अच्छा काम तो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा ये कहा उसने या आपको किसी ने बताया? उसने कहा मैंने कानों से सुना है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मरहला वो था आज तक। उस बात ने आपको बहुत तकलीफ? मुझे खा गई वो बात अंदर ही अंदर। और अब वो उसके मैसेज आते हैं, ईद मुबारक फलाना ये वो, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसको जवाब दूँ। अशरफ खान साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी जब माँ गई है दुनिया से, फिर मेरी बड़ी बहन गई, वो दोनों माँ थी मेरी बड़ी बहन भी मेरी माँ ही की तरह थी, बल्कि वो माँ ही थी मेरी। उनका कब इंतकाल हुआ? उनका तो हुआ माँ के बहुत बाद में हुआ। वो लंदन थी, इंग्लैंड में थी, अपने बेटों के पास चली गई हुई थी। तो वो उनकी जब डेथ हुई तो वो भी संभालना मुश्किल था अपने आप को, माँ की और बहन की। आपकी बहुत अटैचमेंट थी अपनी बहन से? बहुत ज़्यादा, समझिए वो उन्होंने मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह। अच्छा, अशरफ भाई, कौन सी ऐसी चीज़, ऐसा वाक़या, ऐसा प्ले इंसिडेंट जो आपके जहन में हो गया यार ये ज़िंदगी से डिलीट हो जाए काश? कई गलत जगहों पे हाथ डाल दिया पापी पेट की खातिर कि यार कर लो यार कोई गल नहीं। वो जब उसका रिजल्ट निकला तो पता लगा यार ए की खच मारी, ये गलत किया यार, ये नहीं सी करना चाहिए। अल्लाह करे कोई देखे ना यार, ऐसी भी कई चीज़ें की हैं किसी की नज़र से गुजरे ना। और वो गुजर भी गया, लोगों ने कह भी दिया यार बड़े अफसोस की गल ड्रामा देखिया यार भाई, बहुत ही बुरा ड्रामा सी।
अशरफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया, आपका मैं ज़ाती तौर पे फ़ैन हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह अल्लाह ने एक यकता बनाया आपको। आपकी क्वालिटीज़ बहुत सारी माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वो हमें पता है, क्योंकि मैं तो सरगोदा से चला हुआ हूँ, तो मुझे ज़्यादा मालूमात होंगी। तो आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जैसे सीनियर के जो अल्फाज हैं ख़ास तौर पे मेरे लिए, वो यकीनन किसी अवार्ड से नहीं, ये हक़ाइक़ पे मबनी है, ये वो नहीं है कि सामने बैठे हुए हैं, ये अदम मौजूदगी में भी होते हैं। थैंक यू सो मच अशरफ भाई, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही जनाब जवान रहिए, और अगली बार आएँ तो आपको 50 बरस का लगना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, और 2 अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। और कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। और बरसाओ, शुक्रिया, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फ़कत आग लगाने के लिए। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।